Hello everyone, let's start with question paper 3. So the first question says that a solution turns red litmus paper brown लिखा है, but actually यहाँ पर जो है brown नहीं होगा, brown की जगह पे यहाँ पर होगा blue. ठीक है. A solution turns red litmus paper blue, its pH would be. अब जो भी red litmus paper blue में turn होता है, अब blue जो है वो base के अंदर form होगा. ठीक है. So यहाँ पर 1 है, 5 है और 4 है. यहाँ basic का जो pH है that is of pH 10 because base का जो range है वो 7 से ऊपर होता है. ठीक है. तो अगर blue में pH turn paper turn हो रहा है, litmus paper turn हो रहा है, so it would be basic and the pH would be 10. Next है the molecular formula of ethane atom is C2H6 with dash bonds. अब C2H6 का स्ट्रक्चर बना है, so C2H6 मतलब 2 कार्बन हो गया और यहाँ पर हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 एंड 6. तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं वो बने हैं वो काउंट करना है. सो बॉन्ड्स चेक करें 1 2 3 4 5 6 एंड 7. टोटल यहाँ पर 7 कोवेलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ पर आंसर जो है वो सेकेंड वाला रहेगा. मूविंग टू द थर्ड वन. थर्ड क्वेश्चन इज ह्यूमन हैव स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉर रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के लिए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है दैट इज एयर सैक, जिसको हम लोग एल्वियोलाई भी बोल सकते हैं. ठीक है, एल्वियोलाई या फिर एयर सैक जो है इसका आंसर होगा. ठीक है, ह्यूमंस के अंदर स्ट्रक्चर फॉर द रेस्पिरेशन. नेक्स्ट है टू कंडक्टर्स मेड अप ऑफ सेम मटेरियल. तो दो कंडक्टर्स है सेम मटेरियल के बने हुए हैं. ठीक है, हैविंग सेम लेंथ एंड सेम डायमीटर, दे आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज and then connected in parallel under the same potential difference. So what would be the heat generated in parallel and in series combination? तो यहाँ पर दो रेजिस्टेंस मटेरियल है जिनके अंदर आपको लेंथ भी सेम मिलेगी, सेम मटेरियल के भी है, डायामीटर भी सेम है. ठीक है, मतलब सारी चीज़ें सेम है, मतलब उनका रेजिस्टेंस भी सेम होगा. ठीक है, अब हीट फाइंड करनी है. अब हीट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज H इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर टी. ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग वाला फॉर्मूला. और हमें पता है ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल्स टू आई इंटू आर. सो अगर I का एक्सप्रेशन मुझे लिखना है तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर. तो ये जो I की वैल्यू है मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ ये वाले क्वेश्चन में. सो I की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे V अपॉन आर, जिसको हम लिख सकते हैं V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. बिकॉज V अपॉन आर है बट यहाँ स्क्वायर, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्क्वायर करना होगा, इनटू आर एंड इनटू टी. तो यहाँ से आर स्क्वायर और आर एक कैंसिल, तो जो आर का डेटा दैट इज V स्क्वायर अपॉन आर इनटू टी. तो ये जो है वो हीट का एक्सप्रेशन आ रहा है. ठीक है, उसके बाद इसको सीरीज में कनेक्ट करना है और पैरेलल में कनेक्ट करना है, और फाइनली हमें जो रेशियो निकालना है कि क्या इनका रेशियो रहेगा. ठीक है, जब ये कनेक्शन रहेंगे. ओके, सो रेशियो जो है हमें सीरीज टू पैरेलल निकालना है, सीरीज और पैरेलल. तो अगर सीरीज में कनेक्शन है तो दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो उनका रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2. ठीक है, दोनों रेजिस्टेंस सेम ही है बिकॉज इनका सबका रेजिस्टेंस सेम ही आएगा. तो फाइनली जो रेजिस्टेंस फॉर्म होगा इन सीरीज दैट इज 2R. ठीक है, नाउ बात करते हैं पैरेलल की, बात करते हैं. सो इन केस ऑफ पैरेलल, पैरेलल के अंदर 1 अपॉन आर पी इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. ठीक है, अब दोनों रेजिस्टेंस सेम ही है, तो अगर हम वैसे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें सो R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2, ये हमने LCM निकाल दिया. एंड वी नो दैट सारे रेजिस्टेंस जो है वो सेम है, तो अगर सेम है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, R प्लस आर क्या हो जाएगा 2R, बिकॉज दोनों रेजिस्टेंस R1 या R2 दोनों सेम ही है, और ये दोनों R हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर. ठीक है, तो ये हमारी जो वैल्यू है वो 1 अपॉन RP की वैल्यू है. अगर मुझे RP की वैल्यू चाहिए सो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा R स्क्वायर अपॉन 2R.
इसमें से ये R और R कैंसिल, तो फाइनली रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो आएगा वो क्या आएगा, R/2। रेजिस्टेंस इन सीरीज जो आ रहा है वो आ रहा है 2R, और रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो आ रहा है वो आ रहा है R/2। तो हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, इनका एक्सप्रेशन निकालते हैं और सब्स्टिट्यूट करते हैं कि क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है। सो हीट जनरेटेड इन सीरीज, वी नो दैट इट इज V² अपॉन R। अब यहाँ पर R की जगह पे क्या रेजिस्टेंस मिला हमें, 2R, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 2R लिखेंगे, ठीक है, इन टू टाइम मीन्स ये वाला एक्सप्रेशन हम यूज़ कर रहे हैं और उसमें सीरीज़ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जिसमें हमने सीरीज़ का रेजिस्टेंस खाली पुट ऑन किया, ठीक है। अब इसका जो रेशियो है वो किसके साथ निकालना है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल के साथ, ठीक है। पैरेलल के साथ रेशियो निकालेंगे तो वही मेन फॉर्मूला है, दैट इज़ व्हाट, V²अपॉन, अभी R की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, R/2, ठीक है, बिकॉज हमने पैरेलल का फाइंड किया R/2, ठीक है। अब इसका हम जब कैंसिल आउट करते हैं, सो T से T कैंसिल हो गया, V² से V² कैंसिल हो गया, रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर जब इसका हम रेशियो निकालेंगे, देखो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये 2 जो है वो यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा। सो हीट जनरेटेड इन सीरीज इज, ऊपर जो है सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो गई, तो यहाँ पर 2 बच गया, ठीक है, अपॉन हीट जनरेटेड इन पैरेलल। पैरेलल के अंदर देखो ये 2 जो है वो ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा। सो हमारा रेशियो क्या आ गया, 1:4। तो हीट जनरेटेड इन सीरीज टू द हीट जनरेटेड इन पैरेलल का रेशियो आ गया हमारा 1:4। तो ये जो है हमारा फोर्थ का आंसर था। Moving to the next one, that is let the power of lens be P and focal length of the lens be F, then, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन साइन है, फोकल लेंथ इनटू पावर, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन साइन है इनके बीच में। तो हमें रिलेशन पता है दैट पावर और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन, दैट P इज इक्वल्स टू 1/F, ठीक है। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई के पे क्या होगा, P इंटू F इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, इसमें से जो ऑप्शन नंबर 1 है P/F, मतलब F/P जो भी है, दैट इज इक्वल टू 1, जिसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच इवेंट्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो फॉर्मेशन अगर आपको चीज़ें पता है, दैट रेनबो जो है, जैसे सर्कल हो गया, रेन ड्रॉपलेट हो गया, ठीक है। रेन ड्रॉपलेट जब अंदर मूव करेगा तो फर्स्ट इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन, तो यहाँ पर ये पॉइंट पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन, ठीक है। अंदर जाके इसका ये पॉइंट पे क्या होगा, डिस्पर्जन, ठीक है। और इंटरनल इसका क्या यहाँ पर होने वाला है, इंटरनली रिफ्लेक्शन, ठीक है। और वापस क्या होगा, रिफ्रैक्शन। तो यहाँ हम चीज़ें क्या क्या देख सकते हैं, वी कुड सी रिफ्रैक्शन, ये डिफ्रैक्शन की जगह पे इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्पर्जन, ठीक है। डिस्पर्जन हो गया, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी देख लिया हमने। तो यहाँ पर इन शॉर्ट हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्यूटेनॉल इज अ 4 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ डैश रिएक्टिव ग्रुप। अब ब्यूटेनॉल का मतलब यहाँ पर जो है वो एक अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाने जाए सो इट्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यहाँ पर ब्यूटेनॉल, तो यहाँ पर OH फंक्शनल ग्रुप है, मतलब अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट है, एन इंसुलेटेड कॉपर वायर का wound in a long cylindrical coil is called as a solenoid। सोलोनॉइड के बारे में हमें पता है दैट इट इज़ अ वायर, जैसे एक वायर हो गया और लॉन्ग कॉइल ऑफ कॉपर वायर होंगे, ठीक है, जिसको अगर हम बैटरी या सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो ये चीज़ जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, सो इट्स अ सोलोनॉइड, ठीक है। नेक्स्ट देर आर थ्री टाइप्स आएगा इधर, 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। 3 में कौन कौन सी है, एक है आर्टरीज है, वेन्स है और कैपिलरीज है, ठीक है। द फर्स्ट सेल ऑफ अ न्यू जनरेशन इज टेस्टिस, टेस्टिकल्स एंड प्लेसेंटा। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, उसकी जगह पे हम जो ऑप्शन है वो ले लेते हैं जाइगोट, ठीक है। जाइगोट कब फॉर्म होता है, जब मेल सेल और फीमेल सेल आपस में फ्यूज करते हैं, तो पहला सेल जो बनता है दैट इज द जाइगोट, ठीक है।
11th क्वेश्चन, डैश लेंस इज थिकर नियर द एजेस देन इन द सेंटर। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आएगा कॉनकेव, बिकॉज कॉनकेव लेंस आप देखोगे, कॉनकेव लेंस जो है सेंटर की पोजीशन पे, यहाँ पोजीशन पे देखो इसकी थिकनेस कम है, ठीक है, और एजेस में मतलब यहाँ पर जो कोने में है, यहाँ पर एजेस में इसकी थिकनेस ज़्यादा है, ठीक है। Silver object turns into black after some time when exposed to air. The reason is due to the सल्फाइड। देखो एयर के अंदर जो है वो सल्फर प्रेजेंट होता है, और सिल्वर जो है, सिल्वर सल्फर से रिएक्ट करके कंपाउंड बनाएगा Ag2S। Ag2S करके वो कंपाउंड बनाएगा और ब्लैक कलर की कोटिंग है वो, ठीक है। नेक्स्ट विल सी अबाउट द ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स पूछा है। आयोडीन इज अ लस्टरस मेटल। देखो पहली बात तो आयोडीन लस्टरस है, बट आयोडीन जो है वो एक नॉन मेटल है, तो यहाँ पर जो है आंसर क्या होगा, फॉल्स। कॉपर टी इज अ मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। कॉपर टी जो है प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए इट इज केप्ट इनसाइड द यूटेरस, दैट इज द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। सो दिस कम्स आउट टू बी ट्रू। The lens of the eye forms an virtual and inverted image on the retina। देखो रेटिना पे जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, और हम लोग उसको इरेक्ट इमेज कैसे देख सकते हैं, जब हमारे ब्रेन में हो जाएगी ऑप्टिक नर्व के थ्रू। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या है, फॉल्स। द पी इन द पी एच स्टैंड्स फॉर जर्मन वर्ड पोटेंशियल। पोटेंशियल नहीं आएगा, इसकी जगह पे क्या आएगा, पोटेंस, ठीक है, पोटेंस आएगा। तो यहाँ पर ये भी क्या हो गया अपना, फॉल्स, ठीक है। ओके, सो राइट आंसर इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट, a study found that the parents of children with light colored eye also have light colored eye. Based on what can we say that whether the trait of the light color eye is dominant or recessive। देखो आप ऐसे नहीं बता सकते कि पेरेंट की जो आईज है वो रेड कलर लाइट कलर की है, तो चाइल्ड की भी आईज जो है वो रेड लाइट कलर की है, तो इससे आप नहीं बता सकते कि वो चीज़ डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है या रिसेसिव। तो हमारा आंसर जो आएगा वो नो, वी कुड नॉट से दैट द लाइट कलर्ड आई इज द डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। विच कलर हैज द फास्टेस्ट वेलोसिटी, अब वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट के अंदर कौन कौन से हमारे VIBGYOR, ठीक है, VIBGYOR। तो कौन कौन सी इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जिसमें रेड की जो इंटेंसिटी है या वेलोसिटी है सबसे ज़्यादा रहेगी, इसकी वेवलेंथ भी ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑन वन कूलम चार्ज। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें और चार्ज की बात करें, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स होता है, ठीक है। ये लोग पूछ रहे हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछ रहे हैं, और उस पर चार्ज कितना होगा, 1 का, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो x वुड बी इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। इसको आपको फर्दर सॉल्व करना है, 10⁻⁻19, तो आप ऊपर ले जा सकते हो, ठीक है। अगर एक, तो ये हो गया अपना 10⁻19 अपॉन 1.6, फर्दर सॉल्व करना है तो यू कुड सॉल्व, और ये एक पॉइंट हटाकर इसका जो आंसर आ जाएगा वो 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम में। इंसुलिन, इंसुलिन जो है वो डायबिटिक पेशेंट है उनको होगा, उनसे रिलेटेड है, ठीक है। थायरॉक्सिन जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन जो है वो गॉइटर डिजीज क्रिएट करेगा, ठीक है। अब डेड ईटर का मतलब क्या है, डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो वेस्ट है वो चीज़ों को खाए या साफ करे, तो डेड ईटर्स में क्या आएगा, डिसइंफेक्टेंट। और जो कार्निवरस है हमारे वो क्या होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स।
Okay, let's move to section B. Answer the following questions. 25th question. Write the balanced chemical equation for the following reaction and identify the type of process in each process. Now first is potassium bromide. So potassium bromide का formula क्या है? That is KBr. ठीक है. Now it is reacting with barium iodide. Now barium iodide has formula BaI2. It gives potassium iodide. Potassium iodide का formula वापस क्या है? Ki. And along with that we get barium bromide. So barium bromide is BaBr2. ठीक है, इसको बैलेंस करना है. लेट्स चेक द बैलेंसिंग पार्ट. पोटेशियम इज 1 ऑन द राइट साइड, पोटेशियम इज 1 ऑन द लेफ्ट साइड, आयोडीन इज 1 एंड आयोडीन इज 2. तो यहाँ पर 2 आयोडीन होने चाहिए. सो हमें ये 2 प्लेस करना होगा जिससे 2 आयोडीन हो जाएंगे. बट ये 2 प्लेस करने से पोटेशियम कितने हो जाएंगे? 2. तो हमें यहाँ पर पोटेशियम को भी 2 करना होगा. सो बोथ द साइड्स पोटेशियम आर बैलेंस्ड एंड आयोडीन इज ऑल्सो बैलेंस्ड. बेरियम यहाँ पर है 1, बेरियम है 1 एंड ब्रोमीन है 2 एंड ब्रोमीन है यहाँ पर 2. तो द रिएक्शन इज बैलेंस. दिस इज योर ए पार्ट क्वेश्चन. बी पार्ट क्वेश्चन इज जिंक कार्बोनेट. जो द फॉर्मूला फॉर जिंक कार्बोनेट इज ZnCO3. इसको हीट करना है. आफ्टर हीटिंग इट वी गेट जिंक ऑक्साइड along with carbon dioxide. Zinc oxide formula is what? ZnO. Along with carbon dioxide is CO2. ठीक है. Now right side let's check 1 zinc, left side 1 zinc. कार्बन इज 1, कार्बन इज 1, ऑक्सीजन टोटल 3 है और टोटल 3 है. तो ये रिएक्शन जो है वो क्या है? दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड. ठीक है, इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड. अब बैलेंसिंग करने के साथ यहाँ पर एक्चुअली पूछा है व्हाट इज द टाइप ऑफ द रिएक्शन पूछा है. तो फर्स्ट जो टाइप है दैट इज अवर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो यू कुड राइट फर्स्ट जो है दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट reaction, and second wala we could see that is decomposition, or else we can say it is thermal decomposition reaction. ठीक है, thermal decomposition reaction. Next is compound X and aluminium are used to join railway tracks. Identify the compound X. अब जो X compound है that is Fe2O3, उसको एल्यूमिनियम से रिएक्ट करना है. एंड रिएक्शन क्या है, क्या प्रोड्यूस होगा? यहाँ पर प्रोड्यूस होगा Al2O3 दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलॉन्ग विद आयरन Fe. और यहाँ पर जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी. ठीक है, सो ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. तो यहाँ पर जो कंपाउंड X है, द कंपाउंड X इज Fe2O3. ठीक है, Fe2O3 दैट इज फेरिक ऑक्साइड. द कंपाउंड का नाम है फेरिक ऑक्साइड. बाय व्हाट नेम इज द प्रोसेस नोन? ये प्रोसेस जो है हम जानते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज थर्माइट रिएक्शन. थर्माइट रिएक्शन. ठीक है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस प्रोसेस. केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी लिख चुके हैं. ठीक है, तो कंपाउंड एक्स का नाम क्या है? फेरिक ऑक्साइड. तो यहाँ लिख देते हैं दैट इज फेरिक ऑक्साइड. ठीक है, moving to the next question, that is 27th one. Differentiate between photosynthesis and respiration. Photosynthesis we know that plants ये process करेंगे. ठीक है, even the respiration is done by plants also. So in photosynthesis process energy stored होगी ग्लूकोज के फॉर्म में, और ग्लूकोज जो है वो स्टार्च के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करेगा. इन केस ऑफ रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज्ड. ठीक है, रेस्पिरेशन केस में एनर्जी रिलीज होगा. सेकेंड पॉइंट इज इट टेक्स प्लेस ओनली इन ग्रीन प्लांट्स. यहाँ पर फोटोसिंथेसिस जो है वो ह्यूमंस नहीं कर सकते. ग्रीन प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करेंगे जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होगा. इट टेक्स प्लेस इन ऑल एनिमल्स एंड रेस्पिरेशन इन एंड प्लांट्स. तो रेस्पिरेशन जो है प्लांट्स के अंदर भी होगा. तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी. तो यहाँ पर प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी है, ये सब जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस में जाएंगे. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है प्लांट्स करेंगे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इट वुड बी रिलीज, ऑक्सीजन वुड बी रिलीज आउट. एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो चीज़ रिलीज होगी दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ पर अपोजिट है दोनों. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है दैट इज व्हाट? लाइट. सनलाइट इज इम्पॉर्टेंट. सनलाइट के प्रेजेंस में जो है वो फोटोसिंथेसिस होगा. ठीक है, बट इन द केस ऑफ रेस्पिरेशन
रेस्पिरेशन को यहाँ पर सनलाइट की ज़रूरत नहीं है। फोटोसिंथेसिस में नेक्स्ट पॉइंट है ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड, और इसमें फोटोसिंथेसिस जो है वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा और कॉम्प्लेक्स जो है स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करेगा, और ये प्लांट्स के अंदर होगा। ठीक है। और रेस्पिरेशन ने मैंने जैसे डेफिनेशन बताया था कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड या ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू गेट एनर्जी, तो ये इसका अपोजिट है रेस्पिरेशन। ठीक है। कैटालिटिक प्रोसेस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ द लार्जर मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉलर वन, वही यहाँ पर हो रहा है रेस्पिरेशन में कि ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी क्रिएट करेगा। एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब इम्पॉर्टेंट मटेरियल जो है बनेंगे, तो फोटोसिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट मटेरियल जो है वो बन रहे, लाइक ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अबाउट के बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन की डिफरेंस देखना है, दैट इनके अंदर डिफरेंस क्या क्या पॉइंट है। ठीक है। सो डिफरेंस इज इन बाइनरी फिशन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई followed by division of cytoplasm and resulting to the two new identicals। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बाइनरी फिशन के अंदर दो नए आइडेंटिकल्स जो है, दो नए जो है वो फॉर्म होंगे। ठीक है। इन केस ऑफ मल्टीपल फिशन, अब वर्ड इट सेल्फ सेज दैट मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है मेनी। ठीक है। तो यहाँ पर जो है पेरेंट बॉडी डिवाइड होगा और मेनी डॉटर सेल्स, बहुत सारे नए इंडिविजुअल्स फॉर्म होंगे। ठीक है। इट अकर्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन का मतलब सपोज एग्जांपल अमीबा ले लो। ठीक है। अमीबा है, अमीबा जब अपनी मैक्सिमम साइज तक पहुंच जाएगा तभी जाके बाइनरी फिशन होगा। ठीक है। इट अकर्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्म फेसेस अनफेवरेबल कंडीशन, और यहाँ पर जो है अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर, एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर जो है मल्टीपल फिशन होगा। एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। न्यूक्लियस डिवाइड्स वंस, ओनली वंस ड्यूरिंग दिस फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो 1 में 2 डिवाइड होगा, एक ही बार होगा। ठीक है। यहाँ पर जो है हमें मल्टीपल ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म करने हैं, तो न्यूक्लियस जो है रिपीटेडली बहुत बार डिवाइड होगा और बहुत सारे नए ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव कवरिंग इज नॉट फॉर्म्ड अराउंड एन ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर कोई सिस्ट, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है। ठीक है। बट इन द केस ऑफ मल्टीपल फिशन वी हैव स्टडीड के प्लाज्मोडियम के जो आउटसाइड है वो एक सिस्ट है, इंपॉर्टेंट लेयर उसके आगे रहेगा ताकि वो उसमें सरवाइव कर सके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 29। 29 question says how is the number of chromosome as and the amount of DNA kept constant from one generation to another in sexually reproducing organism। तो यहाँ पर जो है अगर देखने जाए so male has 46 chromosomes total and even female has 46 chromosome total। ठीक है। so न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म करने के लिए यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स दैट इज स्पर्म इज फ्यूजिंग विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स दैट इज ओवम। ठीक है। तो न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने के लिए स्पर्म एंड ओवम विल फ्यूज एंड फॉर्म जाइगोट। नाउ स्पर्म के अंदर जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं दैट स्पर्म इज हैविंग 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है। इवन द ओवम इज हैविंग 23 क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर टोटल और वह जो नए ऑफस्प्रिंग बनेंगे उसमें कितने क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस होंगे, 46 क्रोमोसोम्स। सो ऐसा नहीं है दैट मेल के जो है टोटल क्रोमोसोम्स 46 है और फीमेल के क्रोमोसोम्स 46 है, तो टोटल 92 क्रोमोसोम्स होने चाहिए नए ऑफस्प्रिंग के अंदर, बिकॉज यहाँ पर जो है मेल गैमेट इज फ्यूजिंग विद द फीमेल गैमेट टू फॉर्म द न्यू जनरेशन, तो उसके अंदर दोनों के अंदर 23 क्रोमोसोम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो नया जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो 46 क्रोमोसोम्स होंगे न्यू ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। ठीक है। सो अमाउंट ऑफ डीएनए जो है इट विल रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पर लिखा है एक्सप्लेनेशन में। इन फर्टिलाइजेशन मतलब जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं और जब जाइगोट बनेगा तो यहाँ पर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। तो मैंने बता दिया कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 क्रोमोसोम्स बनेंगे बिकॉज हाफ हाफ जो है कंट्रीब्यूशन दोनों साइड से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 वाला दिया है व्हाट इज रेडिएशन ऑफ लाइट। एक्चुअली रेडिएशन नहीं है, ये है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है। तो क्वेश्चन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट और कौन से फैक्टर्स पर डिपेंडेंसी है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है स्प्रेडिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स। जैसे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स जो है लाइट को स्प्रेड करते हैं और हम जो है एटमॉस्फेयर वगैरह देख सकते हैं।
सो सिंपल डेफिनेशन है, व्हेन व्हाइट लाइट फ्रॉम द सन एंटर्स द अर्थ एटमोसफियर, लाइट डिस्पर्सेस, मतलब यहाँ पर जो है लाइट जो है वो स्प्रेड होगी, ठीक है। लाइट डिस्पर्सेस इन ऑल द डायरेक्शन, अब ये जो है स्प्रेड हो रहा है ऑल डायरेक्शन में, दिस इज ड्यू टू द डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट एटमोसफियर में, वाटर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट एटमोसफियर में, गैसेस प्रेजेंट एटमोसफियर में। तो यहाँ पर स्कैटरिंग जो है, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट का मेन रीजन है यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स है, वाटर है, एयर मॉलिक्यूल, ये सब प्रेजेंट है, उसकी वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंडेंसी है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, मतलब कौन सी लाइट आ रही है। रेड लाइट जो है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है। वॉयलेट लाइट जो है उसकी वेवलेंथ बहुत कम है, ठीक है। तो डिपेंडेंसी होगी वेवलेंथ पे। एंड ऑल्सो साइज ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल साइज कौन सा है, क्या वो एक वाटर ड्रॉपलेट है, क्या वो डस्ट पार्टिकल है, उसके ऊपर जो है वो स्कैटरिंग डिपेंड करेगी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो स्काई है वहाँ पर स्कैटरिंग नहीं होती, अरे सॉरी, जो स्पेस है वहाँ पर स्पेस में स्काई जो है डार्क दिखता है, रीजन वहाँ पर पार्टिकल्स नहीं है, वहाँ एटमोसफियर नहीं है, वहाँ पर गैसेस नहीं है, ठीक है। तो वो रीज़न की वजह से वहाँ पर स्कैटरिंग नहीं होगी। तो स्कैटरिंग की इम्पोर्टेंस भी है कि एटमॉस्फेयर चाहिए, एटमॉस्फेयर अगर नहीं रहेगा सो स्कैटरिंग भी नहीं होगी, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट if the resistance of a filament bulb is 1200 ohms, तो यहाँ रेजिस्टेंस दिया है that is 1200 ohms and it is connected to a source जहाँ पर वोल्टेज दिया है, सो वोल्टेज भी हमें दे दिया है 220 वोल्ट्स, ठीक है। हाउ मच करंट विल फ्लो, मतलब यहाँ पर बताना है दैट कितना करंट जो है वो फ्लो होगा। नाउ वी नो दैट बाय ओम्स लॉ, वी नो दैट बाय ओम्स लॉ दैट V इज इक्वल्स टू I इंटू आर, ठीक है। अब करंट फाइंड करना है तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, ठीक है। अब V की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी दी है 220, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी है 1200, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे दैट इज 220 डिवाइड बाय 1200, व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट आंसर 0.18। अब हम करंट फाइंड कर रहे हैं तो इसका यूनिट क्या हो गया, इन एम्पियर्स, तो 0.18 इज द आंसर। नेक्स्ट इज हाउ मच करंट डज एन इलेक्ट्रिक हीटर, करंट पूछा है तो यहाँ पर आपको I फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद हुज रेजिस्टेंस इज 100 ohms, तो यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी है दैट इज 100 ohms। ड्रॉज व्हेन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट्स, तो यहाँ पर वोल्टेज भी दे दिया है दैट इज 220 वोल्ट्स जो है वो इसका वोल्टेज है। Now by Ohm's law we know that I equals to what, V upon R, ठीक है। तो I, V की वैल्यू कितनी है 220, रेजिस्टेंस कितना है 100, तो यहाँ पर 0 जो है वो कैंसिल होंगे और यहाँ जो आंसर आएगा अपना 2.2 एम्पियर्स इज द फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग द सेल इन पैरेलल rather than in series with the battery। तो यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन की बात कर रहे हो और पैरेलल कनेक्शन हमें पता है दैट हम लोग डोमेस्टिक में पैरेलल कनेक्शन करते हैं, ठीक है, मतलब होम में, घर में पैरेलल कनेक्शन करते हैं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ईच अप्लायंस गेट फुल वोल्टेज, तो पैरेलल कनेक्शन के अंदर क्या होगा, हर एक अप्लायंस को जितना वोल्टेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 220 वोल्ट्स अगर हम सप्लाई दे रहे हैं तो हर एक अप्लायंस को 220 वोल्ट मिलेगा और वो अप्लायंस को जैसे ग्लो होना है वैसे ग्लो होगा। इफ वन अप्लायंस इज स्विच्ड ऑफ अदर आर नॉट अफेक्टेड, ठीक है, अगर एक अप्लायंस खराब हो गया तो दूसरा अप्लायंस जो है वो खराब नहीं होगा, दूसरा अप्लायंस जो है वर्क करेगा। सीरीज में डिसएडवांटेज है दैट अगर एक अप्लायंस खराब हो गया तो दूसरा काम नहीं करेंगे। द पैरेलल सर्किट डिवाइड्स द करंट थ्रू द अप्लायंसेस, ईच अप्लायंस गेट प्रॉपर करंट डिपेंडिंग ऑन द रेजिस्टेंस, तो सबको प्रॉपर जो है करंट भी मिलेगा, ठीक है। सो पावर सप्लाई लाइन भी जो है वो हाई होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 32 है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33, एन इलेक्ट्रिक ओवन विद पावर रेटिंग, क्वेश्चन नंबर 33, इन इलेक्ट्रिक ओवन विद पावर रेटिंग 2 किलोवाट, तो यहाँ पर पावर की वैल्यू दी है दैट इज 2 किलोवाट,
किलोवाट को जो है वॉट्स में कन्वर्ट करेंगे, सो मल्टीप्लाई बाय 1000, सो इट विल बिकम 2000 वॉट्स। इज यूज इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पर वोल्टेज दे दिया है, दैट इज वोल्टेज इज 220 वोल्ट्स, ठीक है। एंड करंट रेटिंग जो दी है दैट इज 5 एम्पियर्स का करंट जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। सो व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट? तो विल चेक द फॉर्मूला दैट आई का वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। पी वी और आई के बारे में रिलेशन जो है एक ही है, दैट पी इक्वल्स टू वी इंटू आई, सो आई इज इक्वल्स टू पी अपॉन वी, ठीक है। सो पावर की वैल्यू क्वेश्चन में दी है दैट इज 2000 और वोल्टेज का वैल्यू दे दिया है 220 वोल्ट्स, ठीक है। सो व्हेन यू डिवाइड द 2000 विथ 220 you will get that is 9.1 amperes। तो करंट जो है एक्चुअली 9.1 amperes का फ्लो करेगा, ठीक है। बट हमारे पास जो फ्यूज है वो कितने करंट का है, 5 एम्पियर का है। तो यहाँ पर करंट वैल्यू जो है एक्सीड करेगी एंड फ्यूज विल बी ब्रोकन ड्यू टू द हाई करंट फ्लो। तो यहाँ पर फाइनली हमें लिखना है दैट फ्यूज विल बी ब्रोकन ड्यू टू हाई करंट, ठीक है। हाई करंट से फ्यूज विल गेट ब्रोकन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम ऑलवेज इन वन वे। मतलब यहाँ पूछा है कि इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो जो है वो एक ही डायरेक्शन में क्यों होता है, ठीक है। नाउ वी नो दैट एनर्जी ट्रांसफर के लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है दैट सन इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। सन से जो है वो कहाँ पर एनर्जी जाएगी, एनर्जी विल गो इनटू द प्लांट्स, ठीक है। प्लांट से द एनर्जी विल गेट ट्रांसफर इनटू हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स से एनर्जी जो है वो कहाँ पर जाएगी, कार्निवोर्स, एंड फाइनली द एनर्जी इज ट्रांसफर टू द डीकम्पोजर्स, ठीक है। सो ये एनर्जी फ्लो का डायरेक्शन है, ऐसा नहीं है कि प्लांट से एनर्जी जो है वो सन में चले जाए या हर्बीवोरस से एनर्जी जो है प्लांट्स में चला जाए, ठीक है। सो एनर्जी का फ्लो जो है वो एक ही डायरेक्शन में होगा। So, in an ecosystem, the flow of energy is said to be in one way because it passes on from one organism to another in a food chain but never come back। तो यहाँ पर वही चीज़ बोली that sun से energy जो है plants में गई, plants से herbivorous से गई and so on, but ये reverse पीछे नहीं आ जाएगी। Plant directly use energy from sun to make food by the process of photosynthesis। तो photosynthesis process से जो है plants food बनाएगा और वो न्यूट्रिएंट्स फॉर द हर्बीवोरस, कार्निवोरस, डीकम्पोजर्स इनमें ट्रांसफर हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ गार्बेज। गार्बेज का मतलब जो भी वेस्ट है, जो भी हाउस होल्ड रबिश है, वेस्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, गार्बेज। जिसके अंदर हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, वेजिटेबल पील हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेस्टेड वेस्ट पेपर्स हो गए, ग्लास आर्टिकल्स, मेटल ऑब्जेक्ट्स, ये सब सारी चीज़ें क्या होती है, दे आर द गार्बेज, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेस्ट के अंदर वेस्ट है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से हो सकते हैं डिकम्पोज। दोज वेस्ट विच कैन बी डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसके अंदर फूड रिमेन्स हो गया, गार्डन वेस्ट हो गया, वेजिटेबल पील हो गया, ये सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर आ जाएगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब क्या होता है, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, गिलास हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आएगी बिकॉज ये डिकम्पोज नहीं होगी, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज नहीं होगी, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जिसने बताना है जाइलम और फ्लोएम के बारे में, ठीक है। सो जाइलम और फ्लोएम के मेन रोल, मेन फंक्शंस बताने हैं। जाइलम और फ्लोएम जो है दो मेन कंपोनेंट्स है प्लांट्स के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। इसमें जाइलम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करेगा जाइलम, और फ्लोएम जो है इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। तो फूड जो है बनेगा लीव्स में और पूरे प्लांट बॉडी में जो है वो ट्रांसफर होगा। Next 37 question is write two ways to produce magnetic field। So two ways we have to find जिससे हम magnetic field produce कर सकते हैं।
तो फर्स्ट इज अ करंट कैरिंग सोलोनॉइड इज यूज। तो पहला जो है वो आप सोलोनॉइड बना सकते हो, ठीक है। सोलोनॉइड क्या है? इट इज इंसुलेटेड कॉपर वायर हैविंग क्लोज नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, जिसको आप बैटरी या सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। एक पोल जो है नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा और एक जो है वो साउथ की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है। तो सोलोनॉइड बना सकते हैं। सेकेंड इज सेकेंड मेथड जो है, आप एक नॉर्मल वायर हो गया, एक नॉर्मल वायर, ठीक है, उस पर अगर अगर आप करंट पास करोगे नॉर्मल वायर पे भी, जब आप करंट पास कर रहे हो तो यहाँ पर भी जो वायर है वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा। कैसे मालूम पड़ेगा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा? अगर आप एक मैग्नेटिक कंपास प्लेस करते हो, ठीक है, अगर आप मैग्नेटिक कंपास प्लेस करोगे तो यहाँ पर जो कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन आएगा, मूवमेंट आएगा, ठीक है। तो इससे भी हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड मेथड जो है, व्हेन करंट इज पास्ड इन अ कॉइल इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म, जो कि हम डिटेक्ट किससे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। Next is section C, that write the chemical reaction between lime and water. So lime का जो formula है that is CaO and it is reacting with water. So reacting with water is H2O. So lime reacts with water and we know that it forms calcium hydroxide. So the formula is CaOH whole twice along with the release of heat. So यहाँ पर जो है lime water से react करके it forms calcium hydroxide, fine, and with the release of heat. Explain the chemical process of coating the walls with a formed substance by giving equation. तो यहाँ पर ये रिएक्शन है, ठीक है, और CaO को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? क्विक लाइम, फाइन, दिस इज क्विक लाइम and the one which is formed it is slake lime, ठीक है। सो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का मिक्सचर लेते हैं टू फॉर्म द स्लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्री टेस्ट ट्यूब्स है हमारे पास। सो इन ए बी एंड सी एंड देर आस्किंग दैट इनके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन देखना है दैट क्या क्या चेंजेस आएंगे। नाउ कंडीशन नंबर 1 जो है दैट इज टेस्ट ट्यूब के अंदर वी आर हैविंग वाटर इज देयर, ठीक है, और एयर है। टेस्ट ट्यूब नंबर 2 इज कंटेनिंग वाटर और यहाँ पर ऑयल की लेयर रख दी है, तो एयर जो है वो आयरन नेल के कांटेक्ट में नहीं है। केस नंबर 3 के अंदर हमने जो है वो कैल्शियम क्लोराइड यूज किया है, कैल्शियम क्लोराइड, और नेल रखा है। तो यहाँ लोग पूछ रहे कि रस्टिंग कौन से केस में होगी, कौन सी सिचुएशन में होगी, ठीक है। रस्टिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है दैट इज वाटर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड एयर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो केस नंबर 1 के अंदर आपको जो है रस्टिंग देखने मिलेगी बिकॉज एयर और वाटर दोनों चीज़ प्रेजेंट है। सो रस्टिंग के लिए दो कंडीशंस है, एयर जैसे मॉइस्चर और वाटर दोनों चीज़ चाहिए। सेकेंड केस के अंदर रस्टिंग क्यों नहीं हो रही? बिकॉज यहाँ पर ऑयल जो है वो एयर के साथ जो है वो आयरन नेल को कांटेक्ट में नहीं आने दे रहा है, तो यहाँ रस्टिंग नहीं होगी। एंड इन द लास्ट केस वी आर यूजिंग कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड जो है वो मॉइस्चर पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, सारा का सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ पर वाटर भी नहीं है, तो रस्टिंग जो है फर्स्ट सिचुएशन में होगी। और सिचुएशन कौन सी है? जिसमें एयर और वाटर दोनों साथ में होगी, तो आयरन नेल जो है वो रस्ट करेगा। Move to the next question, that what are acidic oxide, basic oxide and amphoteric oxide। अब एसिडिक ऑक्साइड्स की बात करें कि एसिडिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो वाटर से रिएक्ट करके एसिड बनाते हैं। जैसे एग्जांपल है SO2। SO2 को हमने एसिडिक ऑक्साइड क्यों बोला है? बिकॉज व्हेन दे रिएक्ट्स विद वाटर इट फॉर्म्स एसिड। तो यहाँ पर एसिड जो बनेगा H2SO3। H2SO3 जो है दैट इज द सल्फरस एसिड, तो यहाँ पर सल्फरस एसिड बनेगा, ठीक है। और दूसरी एक चीज, एसिडिक ऑक्साइड्स को हम लोग नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बोलते हैं बिकॉज सल्फर जो है वो नॉन मेटल है। तो एसिडिक ऑक्साइड जनरली जो है वो नॉन मेटल्स बनाएंगे। तो यहाँ पर SO2 का रिएक्शन लिखा है, वैसे CO2 का भी रिएक्शन रहेगा कि ये एसिडिक ऑक्साइड्स है, दे आर द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो वाटर से रिएक्ट करके जो है इट फॉर्म्स एसिड। सो इट फॉर्म्स एसिड H2CO3,
तो H2CO3 जो है वो एक कार्बोनिक एसिड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एसिडिक ऑक्साइड। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जो वाटर से रिएक्ट करके बेस देते हैं। जैसे एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, वाटर से रिएक्ट कर रहा है। और बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? मेटेलिक ऑक्साइड्स। सो दोज मेटेलिक ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विद वाटर एंड इट गिव्स बेस। तो यहाँ पर बेस कौन सा मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर दो एग्जांपल्स हमने लिए, कैल्शियम ऑक्साइड है और सोडियम ऑक्साइड है, ये बेसिक ऑक्साइड्स है, ठीक है, जो मेटेलिक ऑक्साइड्स भी हम रिफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के अंदर जो ऐसे ऑक्साइड जिनका डुअल बिहेवियर होगा, जैसे एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड, ठीक है। जिंक ऑक्साइड के बाद है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इनका डुअल बिहेवियर होता है, मींस दे आर दोज ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो अगर मैं जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन जो HCl से कर दूं, तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा ZnCl2 along with the formation of H2O। यहाँ पर HCl जो एक एसिड है, तो जिंक ऑक्साइड है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन है दैट जिंक ऑक्साइड जो है इट रिएक्ट्स विद NaOH। NaOH जो है वो क्या है? इट इज अ बेस, ठीक है। तो अगर ये NaOH बेस है तो ZnO किसकी तरह बिहेव करेगा? एसिड की तरह बिहेव करेगा। सो एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा दैट वुड बी Na2ZnO2 एंड साथ में क्या प्रोड्यूस होगा इसके? वाटर। इसको हम क्या बोलेंगे? Na2ZnO2 को सोडियम जिंकेट। क्वेश्चन नंबर 41 है व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क। तो यहाँ पर रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पूछ रहे हैं। तो रिफ्लेक्स आर्क का मतलब जो हम रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आईज हो गया, ठीक है। जैसे हम अगर कोई हॉट प्लेट को टच कर देते हैं और हैंड रिमूव कर देते हैं, सो ये सब जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन है। बट इन रिफ्लेक्स एक्शन के पीछे कौन सा पाथ जो है हमारे नर्व इम्पल्स ने लिया, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स आर्क। सो इट इज द पाथ टेकन बाय नर्व इम्पल्स। तो हमारी नर्व इम्पल्स जो है कौन सा कौन सा पाथ जो है वो चूज करेंगे कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर। रिफ्लेक्स आर्क में कौन सा नर्व इम्पल्स जो है कौन सा पाथ चूज करेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्स आर्क। अब रिफ्लेक्स आर्क में क्या होगा? इट इंक्लूड्स वन सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो है वो इंफॉर्मेशन लेके जाएगा रिसेप्टर सेल से। रिसेप्टर सेल से इंफॉर्मेशन लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाएगा, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंफॉर्मेशन लेके चला गया। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डिसाइड करेगा दैट ये जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसका करना क्या है। डिसीजन लेने के बाद सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो है वापस से हमारे इफेक्टर्स, मतलब जहाँ पर इंफॉर्मेशन पहुँचानी है, रिटर्न वापस आ जाएगी, ठीक है। तो पहले स्टिमुलस रिसीव किया, सपोज हमने जो है हमारी आईज ने बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिसीव की, तो आईज के सेल से इंफॉर्मेशन जो है रिसेप्टर्स तक जाएगी। रिसेप्टर से कहाँ जाएगी? ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड पे जाएगी, ठीक है। फिर वो डिसीजन लेंगे और मोटर न्यूरॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे आईज तक वापस मसल्स तक पहुंचेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिफरेंस देना है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में। Asexual reproduction, the point one is only one parent is involved, and in sexual reproduction जिसमें two parents are involved, ठीक है। Asexual reproduction के अंदर gametes या फिर reproductive cells की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। In case of sexual reproduction जिसमें gametes की requirement है, male reproductive cells and female reproductive cells are important for sexual reproduction. ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, मतलब कोई भी डिफरेंस इतना ज़्यादा होगा नहीं, बिकॉज यहाँ पर एक ही इंडिविजुअल पेरेंट से ही नए ऑफस्प्रिंग्स बने हैं, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने हमें मिलेगा नहीं कि उसके जो नए ऑफस्प्रिंग्स है वो कुछ डिफरेंट बने, ऐसा नहीं होगा। ऑफस्प्रिंग्स शोज जेनेटिक वेरिएशन। अब यहाँ पर जो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगे, तो दोनों की इंफॉर्मेशन रहेगी, हाफ ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर डिपेंड कर सकता है दैट किसी की भी कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकती है, यहाँ पर वेरिएशन देखने मिलेंगे। द सेल डिवीजन आर ओनली माइटोटिक,
माइटोटिक का मतलब एक सेल 2 में डिवाइड होगा, 2 सेल 4 में डिवाइड होगा, ठीक है, ऐसे डिवीजन होगा। और यहाँ पर जो है वो मियोसिस मियोसिस डिवीजन होगा, मतलब एक सेल 4 में डायरेक्ट, ठीक है, ऐसे डिवीजन होगा। Then large number of plants are produced in very short period of time. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दैट बहुत कम पीरियड में ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट टेक्स टाइम और ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं होगी इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 43 क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन बोल रहा है दैट फ्रॉम द फिगर हमें आंसर करना है और आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करो ए को। ए जो है दैट इज द मेल सेल्स, ठीक है। ये जो पार्ट दिया है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, ठीक है। और इसके अंदर जो है लेबलिंग करनी है हमें। यहाँ पर ए देखो मेल के सेल्स है, फिर इनका फंक्शन पूछा है। अब मेल सेल्स का फंक्शन क्या है, मेल सेल्स जो है वो फीमेल सेल से फ्यूज हो जाएंगे, सो इट फ्यूजेस विद द फीमेल सेल एंड टू फॉर्म द जाइगोट, ठीक है। तो मेल सेल का फंक्शन क्या है, इट फ्यूजेस विद द फीमेल सेल। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई बी। बी को आइडेंटिफाई करना है। बी वाला पार्ट कौन सा है हमारा, बी वाला पार्ट जो है वो कौन सा है, ओवरी। और ओवरी में क्या चेंजेस आएंगे, लोग पूछ रहे कि आफ्टर चेंज बताओ कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा। सो ओवरी टर्न्स इनटू, इट टर्न्स इनटू फ्रूट, ठीक है। तो प्लांट के अंदर ओवरी जो है बाद में फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। और आइडेंटिफाई सी एंड स्टेट इट्स चेंज। सी जो है यहाँ पर ओव्यूल्स है, ठीक है। ओव्यूल्स है, ओव्यूल्स क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो दिस आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। और इनका फंक्शन क्या है, इट फ्यूजेस विथ मेल सेल्स, ठीक है। ये इनका फंक्शन रहेगा। तो 43rd क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहे हैं कि इन्वर्टेड मिरर produces a real reflection of three times the size of an object placed in front of it at a distance of 10 centimeter. At what distance will the reflection be found? यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। रिफ्लेक्शन जो है इमेज कहाँ पर बनी है वो आइडेंटिफाई करके आपको बताना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो रियल रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है, मतलब ये इमेज के बारे में बात कर रहे हैं कि इमेज जो है वो रियल इमेज है, ठीक है। अब रियल इमेज जो है वो किस में बनेगी, कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर में रियल इमेजेस बनेगी। और यहाँ पर इसकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे दी है 3 टाइम्स। तो हम यहाँ पर -3 लेंगे बिकॉज जो रियल इमेजेस होती है वो एक्सिस के नीचे बनती है, ठीक है। तो -3 हमने ले लिया। उसके बाद यहाँ पर कुछ और इंफॉर्मेशन दी है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में दिया है। तो u जो है u दैट इज -10 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉनकेव मिरर है तो u का वैल्यू क्या आएगा, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैग्नी हमें क्या फाइंड करना है, एट व्हाट डिस्टेंस विल द रिफ्लेक्शन बी फाउंड, मतलब इमेज जो है वो कहाँ बनेगी। नाउ वी नो दैट मैग्निफिकेशन इज -v/u, ठीक है। मुझे यहाँ पर v फाइंड करना है तो v के टर्म्स में लिख दूंगा दैट -v = m/u, ठीक है। अब ये नेगेटिव साइन यहाँ पर है तो हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन ऑलरेडी कितना है, -3। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलरेडी कितना है, -10। ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। बट यहाँ नेगेटिव साइन है, वो नेगेटिव साइन यहाँ प्लेस करनी है। तो इमेज डिस्टेंस जो कितना आ जाएगा, दैट इज -30 सेंटीमीटर इज आवर आंसर। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन जो है वो -30 सेंटीमीटर पे मिलेगा। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट काइंड ऑफ कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट द साइज एंड द टाइप ऑफ इमेज फ्रॉम द वैल्यू एंड द साइन ऑफ मैग्निफिकेशन। मीन्स यहाँ बोला है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू से हम लोग जो है
वो इमेज के बारे में क्या इंफॉर्मेशन सपोज कर सकते हैं, क्या इमेज कौन से टाइप का है, कैसा है, ठीक है, उस बारे में क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। नाउ मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव होता है, ठीक है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, और दूसरा केस है मैग्निफिकेशन नेगेटिव है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो जो इमेज का नेचर होगा वो एक्सिस के ऊपर होगा, और इसका नेचर हम लोग क्या लिखेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा इसका नेचर। और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हुआ तो इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, एक्सिस के नीचे, तो होगा रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन की पॉजिटिव साइन का मतलब क्या होगा, आपका इमेज जो है उसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और मैग्निफिकेशन नेगेटिव हुआ तो हमारा इमेज कैसा होगा, उसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अभी यहाँ पर मैग्निफिकेशन अगर +1 रहा, ठीक है, +1 रहा, तो इसमें हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो सेम होगी, ठीक है। और ओके, मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है अगर मोर देन 1 होती है, ठीक है, मीन्स +2 +3 वगैरह ज़्यादा, सो उसमें हाइट ऑफ इमेज विल बी मोर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और मैग्निफिकेशन इफ इट इज लेस देन 1, सो इसका रिवर्स होगा, दैट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी मोर देन हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। नेक्स्ट बोला है एक्सप्लेन सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। तो सीरीज कनेक्शन में वी कुड सी दैट रेजिस्टेंस जो है वो एक के बाजू में एक कनेक्टेड है, वन आफ्टर द अनदर, ठीक है, वन आफ्टर द अनदर कनेक्टेड है, इनके वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होंगे, और इनमें जो है सेम अमाउंट ऑफ करंट जो है फ्लो होगा, ठीक है। सो इन सीरीज कनेक्शन द रेजिस्टर्स आर प्लेस्ड वन आफ्टर अनदर, जिसमें सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा और इनमें वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होगा। साथ में यहाँ पर हमें डेराइव भी करना है इसका एक्सप्रेशन। सो यहाँ पर जो चीज़ डिफरेंट है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी गिवन एज V कैन बी गिवन एज V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। सबका पोटेंशियल डिफरेंस तीनों रेजिस्टेंस का ले लिया। Now we know that by Ohm's law V is equals to I into R, ठीक है। अब फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस के लिए हम लेंगे V1 और उसके रेजिस्टेंस क्या आएगा R1, और करंट तो सब जगह पर सेम है, ठीक है। तो V1 का वैल्यू मिल गया, V1 इक्वल्स टू IR1। अब सेकंड वाले के लिए क्या आएगा, V2 इक्वल्स टू IR2। देखो मैंने I का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रखा बिकॉज करंट जो है सब जगह पे सेम होगा, ठीक है। और तीसरा जो है उसमें क्या होगा, V3 इक्वल्स टू IR3, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सप्रेशन 1 मान लेता हूँ, सो दिस इज आवर सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ को किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो व्हाट एक्सप्रेशन विल गेट, V इक्वल्स टू V1 V2 और V3 इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। तो इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन है I, और हम लिख सकते हैं इसको R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और V की जगह पे ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल्स टू IR, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ I इंटू R, ठीक है। इसमें से I और I कैंसिल हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस इन सीरीज का फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। सो ये हमारा जो है रेजिस्टेंस इन सीरीज आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 जो है सेक्शन डी के अंदर आ रहा है, ठीक है। सो वी हैव रीच्ड टू सेक्शन डी। इसमें क्वेश्चन है दैट विच केमिकल डज योर मदर यूज इन किचन टू मेक क्रिस्पी पकोड़ा और केक्स। इसमें जो चीज़ यूज होगी दैट इज यूज्ड एज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यूज होगा, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट बोल दो आप, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दो, ठीक है। राइट इट्स केमिकल नेम। केमिकल नेम तो हमने लिख लिया, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो ये पूरा लिखना होगा, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट,
केमिकल नेम एंड इट्स कॉम्पोजिशन विद द केमिकल रिएक्शन। अब इसका कॉम्पोजिशन देखो NaHCO3 है। अब उसका रिएक्शन क्या होगा, NaHCO3 को जब हम हीट करेंगे इट फॉर्म्स व्हाट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो यहाँ पर जो है CO2 गैस रिलीज होगी और ये CO2 गैस जो है वो ही रिस्पॉन्सिबल है ताकि तभी ब्रेड्स वगैरह केक वगैरह जो है वो फ्लफी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट द सोर्स ऑफ एनी फोर नेचुरल एसिड्स एंड द नेम। नेचुरल एसिड्स के अंदर कौन सा एसिड है, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कहाँ से मिलेगा, हमें कहाँ से मिलेगा, लेमन से मिलेगा। ठीक है, और नेचुरल एसिड्स क्या होंगे, जैसे लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड हमें कहाँ से मिलेगा, मिल्क से मिलेगा। ठीक है, फिर हो गया अपना ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड कहाँ से मिलेगा, ऑक्सैलिक एसिड फ्रॉम टोमेटोज। ठीक है, फिर हो गया मैलिक एसिड। मैलिक एसिड हमें कहाँ से मिलेगा, एप्पल। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, हमने ये 4 एग्जाम्पल्स ले लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज एंड स्टेट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो होमोलॉगस सीरीज की क्या होती है, जैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सो हमने ले लिया C2H5OH, ये है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो होमोलॉगस सीरीज का मतलब क्या होगा, इट इज वन ऑफ दैट सीरीज इन विच द सक्सेसिव मेंबर, मतलब जो नेक्स्ट मेंबर है वो नेक्स्ट मेंबर जो है वो एक कार्बन में और 2 हाइड्रोजन में डिफर करेगा। सो इट डिफर्स बाय 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन। सो नेक्स्ट मेंबर क्या होगा, C3, फिर क्या होगा H5, फिर क्या होगा OH, फिर नेक्स्ट मेंबर क्या होगा C4, फिर H7, फिर क्या होगा OH। तो होमोलॉगस सीरीज का मतलब क्या होगा, दैट हर एक मेंबर जो है वो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन से डिफर करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज। अब उसे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ द मेंबर्स रिमेन सेम। देखो जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर जो OH है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इट इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप कॉमन रह रहा है और यहाँ पर जो है कार्बन और 2 हाइड्रोजन से डिफर आ रहा है। जनरल फॉर्मूला इज सेम फॉर ऑल द मेंबर्स। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो सबके लिए सेम ही रहने वाला है। मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैव नियरली आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। अब सब अल्कोहल है, ठीक है, तो ये इथाइल अल्कोहल है फर्स्ट, फिर प्रोपाइल अल्कोहल है, ब्यूटाइल अल्कोहल है, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम ही रहेगी नियरली, बिकॉज सबके सब जो है अल्कोहल्स है। मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैव अ जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन इन कॉमन, मतलब इनको प्रिपेयर करना भी एक सेम मेथड ही होगा, बिकॉज सबके सब जो है वो अल्कोहल्स होंगे। ठीक है, 49 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अलोंग विद द डायग्राम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर फर्स्ट स्टेप इज फूड इज क्रश्ड एंड कट इन द माउथ। तो माउथ से जो है ग्राइंडिंग वगैरह करेंगे, टीथ वगैरह हेल्प करेंगे फूड को कट करने के लिए। ठीक है, एंड मिक्स विद सलाइवा। सलाइवा जो है इट इज रिलीज फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होगा। ठीक है, और फूड को जो है हम लोग वेट और स्लिपरी बनाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मैस्टिकेशन। सलाइवा कंटेन्स सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा, जो भी हैवी मटेरियल्स है लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करेगा। तो पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो माउथ के अंदर ही होगा और फर्दर जो है वो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड जो है एलिमेंट्री कैनल में चला जाएगा। पार्शियल डाइजेस्टेड फूड कहाँ पर जाएगा, देन इसोफेगस के अंदर। ठीक है, इसोफेगस से फूड मूव करेगा, वहां पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, रिथमेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन विच पुशेस द फूड इनटू द स्टमक। ठीक है, अब स्टमक के अंदर जो है फूड मिक्स होगा किसके साथ, विद द गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो गया। हम गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या चीजें प्रेजेंट है, HCl प्रेजेंट है। ठीक है, और HCl क्या करेगा, द फूड इज ब्रोकन down to simple substance with the help of digestive enzymes like pepsinogen, and mucus protects the walls of stomach from the action of acid। तो यहाँ पर HCl जो है वो बैक्टीरिया को किल करने का काम करेगा। ठीक है, और एंजाइम पेप्सिनोजन जो एक्टिव हो जाएंगे और डाइजेस्ट करेंगे प्रोटीन को, और म्यूकस जो है वो स्टमक की वॉल्स में प्रेजेंट होगा ताकि स्टमक की वॉल जो है एसिड के एक्शन से बच सके। फ्रॉम द स्टमक द फूड मूव्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन।
ठीक है, और फूड जो है वो स्पिंस्टर मसल्स तक जाएगा। ठीक है, स्पिंस्टर मसल्स क्या करेगा, इट विल अलाउ द स्लो मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होने वाला है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, ये सब ब्रेक डाउन होंगे किसकी हेल्प से, कुछ एंजाइम्स रिलीज होंगे पेनक्रियाज से, लिवर से, और स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी कुछ केमिकल रिलीज करेगा जिससे वो केमिकल्स जो है वो जिससे फूड जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। क्या होगा फिर, फैट्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे स्मॉलर पार्टिकल्स में या स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में। कैसे कम कन्वर्ट होंगे, बाइल जूस जो है वो रिलीज होगा फ्रॉम लिवर में से। दैट प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फैट्स इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज एमल्सिफिकेशन। पेनक्रियाटिक जूस जो है पेनक्रियास से रिलीज होगा, और पेनक्रियाटिक जूस का जो कंटेंट है वो क्या है, ट्रिप्सिन है। ठीक है, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, एंड लाइपेज जो है वो फैट्स को ब्रेक डाउन करने का वर्क करेगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का नेचर जो है हमें अल्कलाइन या बेसिक क्रिएट करना है। ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, the later part of small intestine is alkaline, basic in nature and helps in the digestion of carbohydrate। तो carbohydrates भी जो है basic medium में digest हो जाएंगे। The broken down food is then absorbed by the small projections present inside the walls of small intestine called as villi। विलाई बोलो। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड विल टेक प्लेस, और जो कंप्लीट डाइजेस्टेड फूड जो है वो विलाई के थ्रू हमारे ब्लड में जाएगा। सो डाइजेस्टेड फूड विल गो इनटू द ब्लड थ्रू द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड एज विलाई, जहाँ पर हम फूड जो है हमारी पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू जो है वो मूव करेगा। फाइनली जो है अनडाइजेस्टेड फूड विल गो टू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो भी वेस्ट वाला फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। इवन लार्ज इंटेस्टाइन के पास भी विली होगी, वहाँ पर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रीएब्सॉर्ब हो जाएगा, एंड फाइनली इट विल रिजल्ट इनटू सॉलिड वेट फ्रॉम द एनस। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है जो आपको ड्रॉ करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीटेड, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 says that what is nutrition, explain with name directed diagram and different stages of nutrition in amoeba। so nutrition simple चीज है, that nutrition is taking of food inside the body and getting some energy। so सारी important है, सबकी लाइफ के लिए important है। ठीक है, नाउ अमीबा के अंदर अलग अलग स्टेजेस बताने हैं हमें, तो डायग्राम के साथ देख लेते हैं। दैट अमीबा जो है इट मेक्स अ फॉल्स फीड कॉल्ड एज सूडोपोडिया। देखो सूडोपोडिया बनाएगा, जहाँ से ही फूड आएगा वो फॉल्स फीड सूडोपोडिया बना देगा और फूड को एंगल्फ कर लेगा। फिर उसके बाद वो क्या बना लेगा, फूड वैक्यूल। तो ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ लेबल नहीं किया है, सो दिस इज योर फूड वैक्यूल। ठीक है, फूड वैक्यूल बन जाएगी, और फूड वैक्यूल के बाद फूड जो है डाइजेस्ट हो जाएगा। फूड वैक्यूल के अंदर फूड डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और वो पूरी बॉडी में जब मूव करेगा इट विल अंडरगो एब्जॉर्प्शन। सो व्हेन डाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द एंटायर बॉडी ऑफ अमीबा, दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर पहला प्रोसेस है इंजेशन। इंजेशन मतलब टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी। डाइजेशन का मतलब जो भी फूड वैक्यूल के अंदर फूड है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन मतलब डाइजेस्टेड फूड पूरी अमीबा की बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब अमीबा यूजेस दिस फूड टू रिपेयर द सेल्स फॉर ग्रोइंग इनटू अ लार्जर साइज। ठीक है, एंड फाइनली देयर इज इजेशन। इजेशन मींस रिमूवल ऑफ द हार्मफुल वेस्ट। तो ये सारे प्रोसेस जो है वो अमीबा के अंदर होंगे। सो आपको अच्छे से डायग्राम प्रैक्टिस करनी है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। 51 क्वेश्चन इज डन। Moving to the next one, that is 52. Make a diagram to show hypermetropia correction। hypermetropia का मतलब क्या होता है, पास का दिखता है और दूर का नहीं दिखता है। ठीक है, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। सो पास का दिख रहा है और दूर का नहीं दिख रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया करेक्शन करना है तो उसके लिए वी हैव दिस डायग्राम।
हाइपरमेट्रोपिया मीन्स द सब पर्सन इज हैविंग फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस मतलब उसको दूर का दिखता है और पास का नहीं दिखता है, ठीक है। तो इस बंदे को जो है वो क्लोज का नहीं दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है, तो वी हैव टू यूज विच लेंस, वी हैव टू यूज अ कॉन्वेक्स लेंस। तो हम जब कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना पे। कॉन्वेक्स लेंस के बिना जब आप देख रहे हैं तो इमेज जो है कॉन्वेक्स लेंस के बिना जो है लेंस के पीछे बन रही है, ठीक है, लेंस के पीछे, तो उसको दिख ही नहीं रहा है, उसको पास का नहीं दिख रहा है। सो फॉर दैट रीजन वी हैव यूज्ड अ कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करने पे इमेज जो है वो कहाँ पर फॉर्म होगी, इट विल फॉर्म ऑन द रेटिना, ठीक है। अब यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया पे कुछ न्यूमेरिकल पूछा है। हमेशा जब भी हाइपरमेट्रोपिया पे न्यूमेरिकल हो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप हमेशा हमेशा -25 सेंटीमीटर लोगे, ठीक है। और इमेज डिस्टेंस जो है क्वेश्चन में 1 मीटर दिया है, जो भी हमें नेगेटिव में रखना है। 1 मीटर को वी हैव टू कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, सो इट इज मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये क्या हो गया 100 माइनस 100 सेंटीमीटर। और यहाँ क्वेश्चन ने पूछा है कि आपको पावर ऑफ लेंस फाइंड करना है। वी नो द फॉर्मूला P इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ मुझे फोकल लेंथ फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ U एंड V। तो वी हैव द लेंस फॉर्मूला दैट 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो ये हमारा लेंस फॉर्मूला है। सो वी सब्स्टिट्यूट दिस, दैट इज 1/100। अब इसका नेगेटिव और इधर नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 25, सॉरी 1/25, 1/25, ये किसका वैल्यू हो गया अपना 1/f का। when we take LCM and solve this properly we get the focal length that is 1/3, ठीक है, 1/3। 1/3 कब आएगा, जब मैं सेंटीमीटर से किस में कन्वर्ट कर दूं, मीटर में, ठीक है। बिकॉज मुझे पावर ऑफ लेंस में यहाँ पर फोकल लेंथ किस में चाहिए, मीटर में, तो मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर से किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में। सो P इज इक्वल्स टू 1/f, जिसको आप क्या लिख सकते हो 1/3। यहाँ पर मीटर में कन्वर्जन हमने कर लिया है सेंटीमीटर से, ठीक है। सो द फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी व्हाट, 3 डायोप्टर। डायोप्टर जो है वो पावर ऑफ लेंस का यूनिट होता है, ठीक है। Moving to the next, that is the 53rd question. A compass is placed near a live wire. So suppose ये वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और यहाँ हमने मैग्नेटिक कंपास प्लेस कर दिया, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास प्लेस कर दिया। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द वायर इज रिवर्स्ड। अचानक से जब आप डायरेक्शन जो है वो रिवर्स कर दो, ठीक है, डायरेक्शन आप चेंज कर दोगे तो क्या होगा, कंपास भी अपना डिफ्लेक्शन जो है वो रिवर्स कर देगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा, दैट मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन ऑल्सो चेंजेस, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन, मैग्नेटिक नीडल ऑल्सो चेंजेस विथ डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन द वायर इज इंक्रीज। अचानक से आप करंट का फ्लो इंक्रीज कर दोगे तो व्हाट विल हैपन, डिफ्लेक्शन भी ज्यादा दिखेगा। सो डिफ्लेक्शन विल गेट इंक्रीज, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर है और ये हमारा सेकंड का आंसर है, ठीक है। द कंपास इज मूव्ड अवे फ्रॉम द स्ट्रेट वायर। अब ये कंपास को जो है हम बहुत दूर लेकर आ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, थर्ड का आंसर, कंपास का ना डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, कम। सो डिफ्लेक्शन विल गेट डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा डिफ्लेक्शन और कम हो जाएगा। नेम द रूल फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर दो चीज की बात हो रही है, यहाँ पर करंट की बात हो रही है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। तो यहाँ पर रूल कौन सा आएगा, फोर्थ का आंसर, दैट इज मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ठीक है।
Next question is the 54th question, the last question, that explain the flow of energy between the components of ecosystem through a food chain। ठीक है, फ्लो ऑफ एनर्जी बताना है तो यहाँ पर फ्लो ऑफ एनर्जी पहले स्टार्ट कहाँ से होगा, फूड चेन में। जैसे एग्जांपल हमने सन ले लिया, सन से कहाँ पर इंफॉर्मेशन जाएगी, प्लांट्स में, मतलब इंफॉर्मेशन मतलब एनर्जी कहाँ जाएगी, प्लांट्स में। फिर प्लांट से सपोज कहाँ जा रही है, डियर में। फिर डियर से सपोज कहाँ जा रही है, लायन में। और लास्ट में कहाँ जाएगी, हॉक में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फ्लो होगी। सो यहाँ पर प्लांट जो है हमारे प्रोड्यूसर्स है, जो फूड बना रहे हैं। ठीक है, और हर्बीवरस जो है उन पर डिपेंड करेंगे। फिर जो है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूरा लिंक बना दिया है, दैट सन हो गया, फिर प्रोड्यूसर्स है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर्स। तो ये पूरा फूड चेन का लिंक रहेगा इनके बीच में। ठीक है, थैंक यू।